वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस चैप्टर में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज की एक विशेष गुण होता है त्रिभुज का, जो है समरूपता। त्रिभुज में सर्वांग समता भी पाई जाती है और समरूपता भी पाई जाती है। तो 10th क्लास के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की समरूपता के गुणों के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है वो है त्रिभुज, तो यहाँ इस चैप्टर में जिस आकृति के बारे में हम बात करेंगे वो होगी त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में वह इतना तो जानते हैं कि त्रिभुज का जो त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या होती है, तीन रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री हो, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे त्रिभुज कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन अब हम इसके बाद, त्रिभुज के बाद में हम जानेंगे कि त्रिभुज जो है या और कोई अन्य आकृति है वो समरूप कैसे हो सकती है। तो समरूपता का हमारा पहला गुण होगा इसमें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समरूप क्या होता है। तो आकृतियां जो हैं वो समरूप हो सकती हैं। तो वो कब होंगी समरूप? ऐसी आकृति जो दो आकृतियां हो, देखने में एक जैसी लगती हो, उन्हें समरूप कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि वास्तव में उपस्थित एक आकृति जैसे कि ताजमहल और उसी का बनाया गया एक प्रतिरूप जो छोटे से रूप में आता है, तो वो दोनों समरूप कहलाते हैं। समरूप इसलिए हैं क्योंकि जैसी बनावट ताजमहल की होती है वैसी ही बनावट उसके खिलौने की बनाई जाती है, जिस कारण से उसके दोनों आकार और परिमाप में हर तरह से एक अनुपात पाया जाता है। वह बड़ी आकृति जो है वो छोटी आकृति की कई ज्यादा गुना बड़ी आकृति होती है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए एक हम छोटा सा वर्ग बनाएं। इसको अगर एक आकृति के अनुसार समझना चाहें तो यह एक वर्ग है जिसमें एक भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। लेकिन इसी के अनुसार एक दूसरा वर्ग बना दें। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, ये भी हमने एक वर्ग बनाया तो जिसमें यहाँ पर इसको हमने बनाया 4 सेंटीमीटर से, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो जब हमने एक वर्ग से दूसरे वर्ग की तरफ देखा तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा बराबर की थी 2-2 सेंटीमीटर में, और इस वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर है लेकिन वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक भुजा से दूसरी भुजा में जो परिवर्तन है वो कितना है, तो वो अनुपात के आधार पर निकालेंगे। यदि इसकी पहली भुजा ए बी की बात करें, ये सी और ये डी हो सकता है, इसमें ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। तो इसमें ए बी जो है ए बी बटे, और इधर ये जो दूसरी भुजा है इसकी पी क्यू, तो ये दोनों समान एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। जैसे लिए इसका अनुपात कितना है 2 और इसमें इसका मान कितना था 4 है, तो दोनों को काटेंगे बराबर आएगा 1/2। इसका मतलब है इस भुजा की जो लंबाई है उससे दुगनी लंबाई होगी किसकी, नीचे वाली भुजा की। इसी को हम दूसरे अन्य भुजा के साथ में देख सकते हैं, क्योंकि ये भी 2 है और यहाँ पर ये 4 है, तो सभी के लिए अनुपात जो है भुजाओं का वो समान रहेगा। जब किसी आकृति में, जब हम रेखाखंडों से बनी आकृति और उस आकृति में रेखाखंडों का जो अनुपात है वो समान रहे तो वह आकृति समानुपातिक कहलाती है, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वह आकृति जो है वो समरूप होगी। इस समरूप आकृति में पहला गुण तो यही होता है कि सभी भुजा एक निश्चित अनुपात में हो। तो देखिए अब इसके बाद में यहां पर पहला हमारा यही रहेगा नियम कि सभी भुजा जो है, सभी भुजा एक निश्चित अनुपात में हो। और दूसरा, पहले दूसरे को समझ लीजिए कि क्या होता है। दूसरा है कि पहले हम ए पर देखें, अगर ए पर ध्यान दें तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इस कारण से इसका पहला कोण 90 डिग्री का है, इसका दूसरा कोण भी 90 डिग्री का है, तीसरा कोण 90 डिग्री का और चौथा कोण भी 90 डिग्री का है। इसी प्रकार से जब हम बड़े वर्ग की तरफ देखते हैं तो इसका पहला कोण 90 डिग्री है, इसका दूसरा कोण भी 90 डिग्री है, तीसरा 90 डिग्री का है और चौथा कोण भी 90 डिग्री का है। तो यहां पर जो भुजाएं थी वो तो एक अनुपात में होनी चाहिए, लेकिन जो कोण होते हैं वो एक अनुपात में नहीं, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और वो कौन से कोण होंगे? जो संगत कोण है। यदि इस वर्ग का नाम हम ए बी सी डी इस क्रम से रखें तो यहां पर भी पी क्यू आर एस इसी क्रम में वो उतने ही डिग्री के कोण होने चाहिए जितने की पहली आकृति में दिए गए थे। तो हम यहां कहेंगे सभी संगत कोण बराबर होने चाहिए।
या फिर हम कह सकते हैं कि जो समरूपता होती है, समरूपता में सभी जो संगत कोण हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसके ये विशेष गुण होते हैं। अब इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और हम अगली आकृति के बारे में बात करें, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है त्रिभुज। तो त्रिभुज की आकृति के बारे में हम बात करें तो एक बार त्रिभुज को देखिएगा कि त्रिभुज में यही गुण कैसे काम करता है। तो मान लीजिए हम एक दो त्रिभुज यहां पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ये बनाया है, इसका नाम है ए, बी और सी। अब इसके बाद दूसरा एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसके बाद इसका नाम है P और ये Q और ये R। अब यहां पर ये दोनों ही जो त्रिभुज हैं समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं। यहां पर ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक समकोण त्रिभुज हैं। इस समकोण त्रिभुज में हम यहां पर देखेंगे कि कैसे, क्या ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हैं या नहीं है। सबसे पहले इनका एक कोण देखिए 90 डिग्री है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। इसमें जो दूसरा कोण है, यदि यहाँ एक बचा हुआ जो ये कोण है ये अगर 60 डिग्री का हो तो इसके सामने यहाँ पर एक जो कोण ये बना हुआ है और एक कोण यहाँ पर ये है, इन दोनों में से कम एक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो इसका बचा हुआ कोण कौन सा है, एक बचा, क्योंकि त्रिभुज जो है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक 90 हो गया और दूसरा 60 डिग्री, तो बचा हुआ कोण 30 डिग्री का रह जाएगा। और जब इसमें दो कोण एक जैसे हैं तो तीसरा कोण भी समान ही होगा, इस कारण से ये 30 डिग्री का है तो यहां पर ये भी 30 डिग्री का ही होगा। तो जब दो त्रिभुजों में अगर हम भुजा के आधार पर भी ना देखें तो यदि उनके तीनों कोण एक ही बराबर हों और वो भी संगत कोण, यदि सभी संगत कोण बराबर हों, तब जब सभी संगत कोण बराबर हों तब दोनों आकृति समरूप होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की जो समरूपता है वो इस बात को सिद्ध करती है कि यहां पर जब दो आकृतियां एक दूसरे के साथ में समान कोण रखती हैं, जब दोनों आकृतियों में एक जैसे कोण हो, बिल्कुल बराबर के कोण हो, लेकिन कौन से, वो संगत कोण हो। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये वाला 30 का हो जाए और ये 60 का हो, तो ये दोनों क्रम बदल जाएगा फिर इनका। फिर हमें नीचे से इस क्रम को लेना होगा, क्योंकि इसमें क्रम कैसा चलेगा, पहले 60 का था, फिर 90, फिर उसके बाद 30। अगर इसको हम 60 का बना दें यहां से और इसको बना दिया जाए 30 का, तो क्रम कैसा होगा, पहले 60 का, फिर 90 का, फिर उसके बाद 30। तो इसका नाम तो बनेगा ABC और इसका नाम बनेगा RQP। तो इसका नाम जो है वो बदल जाता है यदि हमने क्रम पर ध्यान दिया और कोण जो संगत हम बना रहे थे पहले त्रिभुज के आधार पर देखें तो दूसरे त्रिभुज को भी उसी के संगत बनाना होता है और उसका नाम भी उसी अनुरूप चलता है। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज फिर ये बनेगा R और उसके बाद में Q और उसके बाद अंत में होगा P। तो ये बनेगा त्रिभुज RQP। अब यहां दोनों त्रिभुजों में हम क्या लिखेंगे, समरूप के बारे में लिखेंगे। जो समरूप होता है इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार बनाना होता है हमें, तो ध्यान रहे ये समरूप का चिन्ह है। इस बात से हमें पता चलता है कि दो आकृतियां समरूप हैं एक दूसरे के साथ में, इस कारण इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार बनेगा और हमें पता चल जाएगा कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा किसके अनुसार, त्रिभुज RQP के अनुसार। या तो दूसरे त्रिभुज को हम क्या माने, आधार मान लें पहले त्रिभुज के अनुसार, या फिर पहले को आधार माने और दूसरे को उससे तुलना करें। तो इस प्रकार हमें आकृतियों के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज के जो अन्य गुण होते हैं वो ऐसे गुण जो समरूपता को दर्शाते हैं और उसके बाद उनमें क्या क्या विशेष गुण हमारे सामने निकल कर आएंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि जो त्रिभुज में समरूपता का गुण है वो हमें यहां पर पाया जाता है ए और ए नियम से, कॉमा उसके बाद ए और ए नियम से, और उसके अलावा यदि एस नियम हो तब भी समरूप भी होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप भी कहलाती हैं, क्योंकि जो बिल्कुल बराबर है माप तोल में वो तो एक दूसरे के समरूप हो ही सकती हैं।
तो इस कारण से सर्वांग समता के जितने भी गुण हमने पढ़े हैं पहले, वो सभी गुण जो हैं वो यहाँ समरूपता में भी काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ विशेष रूप से कोण का गुण काम में लिया जाता है। चाहे तीनों कोण बराबर आ जाएं या कम से कम कोई दो कोण बराबर हो, जैसे कि हमने इसमें कोई दो कोण पहले बराबर करके बताए थे, फिर उसके बाद में तीनों कोणों के बारे में भी बात की थी। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जो इसमें हम शुरू करेंगे अब परिमेयों को, जिसमें त्रिभुज की जितनी भी परिमेय हैं उनको हम एक एक करके सीखेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले नंबर की परिमेय पर। तो आइए अब हम देखिए हम बात करते हैं हमारी पहली परिमेय के बारे में, जिसका जो परिमेय पहली है उसका नाम है परिमेय 6.1। इसको इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन अब परिमेय में दिया क्या हुआ है उसे जान लेते हैं। यह है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे सामने एक त्रिभुज बनाया हमने जिसका नाम है ए बी और सी, इसमें एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं बिंदुओं विभिन्न या फिर भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब ये दोनों बिंदु जो अलग अलग हैं इसके, अब यहां पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जा रही है डीई, हमने उसका नाम डीई रखा है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये दोनों भुजाएं कौन सी बची हुई हैं, ए बी और ए सी जो भुजाएं हैं वो दोनों समान अनुपात में होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सवाल को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी कि हम इसकी उत्पत्ति लिखें। उत्पत्ति क्या होती है कि जो हम सवाल कर रहे हैं उसे कैसे हमने इस जगह तक या फिर बनाया है या कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में जानकारी लिखनी होती है उत्पत्ति में। तो देखिए हम उत्पत्ति में लिखेंगे, सवाल यहां दिया है कि एक त्रिभुज, अब एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसका नाम हमने क्या रखा है, त्रिभुज ए बी सी पहले से दिया हुआ है, और इसमें एक भुजा है जिसके समांतर एक हमें भुजा खींचनी है दूसरी डी। तो हम देखिए हम इसमें लिखेंगे बी सी भुजा के समांतर, BC भुजा के समांतर DE भुजा खींची गई है। और उसके बाद देखिए अब यहां पर हमने भुजा खींच दी है। अब यह क्या कर रही है, यहां पर इस भुजा के खींचने के बाद में यह क्या करेगी, A से D और D से B, यह इसको एक अनुपात में विभाजित करेगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम कहेंगे तो यह क्या करती है, AD बटे DB जो बराबर होना चाहिए था किसके, AE बटे EC के, AE बटे EC के। अब इतना तो इसमें हमें दिया हुआ है कि ये हमें सिद्ध करना होगा। इस हिस्से को जो यहाँ पर हमने लिखा है इसको हमें सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यह सिद्ध करना है। अब इसके बाद देखिए आगे, अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम त्रिभुज, जो छोटा त्रिभुज है ADE त्रिभुज जो है, इसके लिए यहां से हम इस पर AE पर लंब डालेंगे, जिस लंब का नाम हम रखेंगे D से। यहां पर एक M बिंदु मान लेते हैं और इससे इस पर एक डॉट 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 रेखाओं से क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। तो यह एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार से यहाँ E बिंदु से यहाँ कोई अन्य बिंदु मानेंगे N और उससे इस पर लंब डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह लंब डाल दिया है हमने, तो जिसका हम एक नाम लिख देते हैं कि यहां पर जो हमने बनाया है, तो यहां हम ये लिखेंगे कि यहां हमने DM जो है वो लंब होगा, किस पर होगा, DM जो है AE पर लंब है, AE पर लंब है, कॉमा उसके अलावा एक दूसरा लंब हमने डाला है, वो क्या होगा, EN जो लंब है वो AD पर लंब होगा, EN लंब होगा किस पर, AD पर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर दो जो हैं वो लंब डाले गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक AD और AE भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इसके बाद में हम इनके जो हमने यहां पर अन्य बिंदु माने थे D और E, इनको हम विपरीत शीर्षों से मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे सबसे पहले हम यहां इससे E से, और उसके बाद में इसको मिलाएंगे हम यहां इससे B से। इसे मिलाने के बाद में अब हम यहां पर सवाल को आगे बढ़ाते हैं, और यह सवाल अब हमें क्या करें, यहां पर यह सवाल हमें सिद्ध करना होगा कैसे, B के AD बटे DB जो है वो बराबर होना चाहिए AE बटे EC के। तो आइए अब इसे हम शुरू करते हैं।
तो इसके बाद अब हम यहाँ पर जो पहला त्रिभुज है हमारा, हम त्रिभुज सबसे पहले लेंगे ADE, और इस त्रिभुज के आधार पर यहाँ देखिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आधार, तो इसमें आधार कौन है, AD इसका आधार होगा, और यहाँ पर हमें लंब दिया हुआ है, तो लंब है EN। तो हम यहाँ इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है हमारा, ADE का क्षेत्रफल बराबर से, ये हमारा जो क्षेत्रफल है वो होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको AR से लिखा जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AR ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का AR निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज ADE, और बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आधार क्या है इतना देखिएगा, इसका जो आधार है वो AD है, तो यहाँ लिखेंगे हम AD गुणा, और ऊंचाई जो है इसकी वो EN है, तो इसको EN लिखेंगे EN। इसके बाद जैसा हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है बिल्कुल उसी प्रकार से इससे नीचे वाले त्रिभुज को, ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है DB और E, अगर इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को देखा जाए AB और E, तो इस त्रिभुज के लिए आधार तो ये पूरा होता है और ऊंचाई बिल्कुल यही रहेगी, क्योंकि जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई मानी जाती है। इस प्रकार से पूरे त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही है और इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई यही रहेगी, तो इसमें आधार कौन बनेगा, आधार बनेगा DB और उसके लिए ऊंचाई होगी EN। तो हम लिखेंगे त्रिभुज इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब होगा DB और E, DB और E बराबर से 1/2 गुणा, अब सबसे पहले कौन सा है, DB रहेगा, तो DB लिखेंगे, आधार DB है, DB और उसके बाद में गुणा EN। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और जैसे हमने इस त्रिभुज में, यह सवाल इस त्रिभुज के लिए किया है, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसके दूसरी तरफ बनने वाले जो त्रिभुज हैं हमारे, उनका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां से देख लीजिएगा कि कैसे किया जाएगा। अब त्रिभुज इसी को लिया जाए अगर ADE को, लेकिन इस बार इसका आधार जो है वो AE माना जाए, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, इधर इस भुजा के आधार पर ये दो, इस पूरी भुजा को AC जो भुजा है इसे दो भागों में बांटना है, AE आना चाहिए हमारे पास और EC आना चाहिए। इस कारण से अब हम क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज, अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन से त्रिभुज का एरिया निकालना है, ADE का, ADE बराबर हो जाएगा, क्या होगा इसके लिए 1/2 गुणा, अब आधार क्या है, AE आधार होगा, AE बटे, और उसके बाद 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई होगी यहां पर ऊंचाई होगी D और M, DM। इसी प्रकार से जैसे हमने अब इस त्रिभुज का यहां पर इस लंब को मानकर जब क्षेत्रफल निकाला है, उसी प्रकार से नीचे वाले त्रिभुज के लिए निकाल सकते हैं। अब नीचे वाला त्रिभुज कौन सा है, वो त्रिभुज होगा CDE, जैसे कि हमने इसको माना था या फिर इसको इस प्रकार मान सकते हैं, EC और D के रूप में मान सकते हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन EC और D, अब इसका जो क्षेत्रफल है वो निकलेगा बराबर से 1/2 गुणा, आधार क्या है इसके लिए, EC इसका आधार होगा, EC और गुणा ऊंचाई जो है इसके लिए वो यही रहेगी, वो होगी DM। अब यहां ध्यान से देखिए कि हमने यहां पर एक इस त्रिभुज का आधार यहां पर क्षेत्रफल निकाल दिया है और यहां पर इसके नीचे बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल दिया है। अब ये जो दोनों त्रिभुज हैं, उसी प्रकार से हमने इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहां पर निकाला है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसको देखें कैसे करते हैं। अब हम यहां पर लिखेंगे कि जब हमारे पास में दो त्रिभुज यहां पर थे, देखिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं, अब इनका हम अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यहां पर जब समांतर रेखाओं के मध्य, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर बने हुए जो त्रिभुज होते हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इस कारण से हम यहां पर क्या करेंगे, अब ये दो जोन हमने यहां पर त्रिभुज बनाए हैं, इनका एरिया जो है वो बराबर होना चाहिए, उन्हें एक अनुपात में लिख सकते हैं, वो आएगा त्रिभुज, यहां पर लिखेंगे ADE बटे, ये एरिया ऑफ निकालना है हमें इसका त्रिभुज, और दूसरा होगा DBE। अब ध्यान से देखिएगा यहां पर हमने ADE निकाला है और दूसरा जो है वो होना चाहिए BDE।
अब इसके बाद में यहाँ पर जो डी है वो दोनों के लिए, ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा और जो एक समांतर रेखाओं के मध्य भी है त्रिभुज। अब इसके बाद में बी डी और उसके बाद होगा ई, तो इसको हम लिखेंगे। अब यहां पर इसका जो क्षेत्रफल था वो इस प्रकार से था 1/2 गुणा आधार था एडी गुणा ऊंचाई जो है वो en रहेगी। अब इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे इसके लिए 1/2 गुणा db इंटू en, ये हो जाएगा db इंटू en। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर इसको अगर हम अनुपात में देखें तो 1/2 से 1/2 को काटा जा सकता है और en से en को काटा जा सकता है, तो अंत में हमें मिलेगा AD बटे और उसके बाद में DB। तो इसके ये जो है पहला हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर दो जो त्रिभुज दिए हुए हैं उनका जो क्षेत्रफल है उनमें हमें क्या अनुपात के रूप में मिलेगा, हमें मिलेगा AD बटे DB। इसी प्रकार से यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को देखें ध्यान से तो यहाँ पर दूसरा जो त्रिभुज है एरिया ऑफ, अब उस त्रिभुज के अनुसार देखें इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए वो क्या होगा, ADE है, ADE, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ADE बटे, अब जो दूसरा त्रिभुज है दूसरे त्रिभुज को देखिए यहां पर हमने ADE रखा जिसमें D जो है वो आधार है। अब इस प्रकार जब इधर का त्रिभुज है तो इसमें हम कहेंगे CE और D, या फिर इसका नाम रखना चाहें तो हम DEC रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DE और C, और ध्यान रहे यहां पर ECD जो है यही वो त्रिभुज है जो त्रिभुज DEC बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बराबर 1/2 गुणा सबसे पहले AE गुणा DM बटे 1/2 गुणा, अब इसके बाद यहां पर आएगा EC गुणा DM। तो यहां देखिए 1/2 से 1/2 को काटा जा सकता है, DM से DM को, तो हमें अंत में मिलेगा AE बटे EC। तो यहां इस प्रकार से ये हमारा पहला समीकरण हो सकता है, इसको हम दूसरा समीकरण दे सकते हैं। अब यहां ध्यान से देखिए कि जो दोनों त्रिभुज हैं तो इन त्रिभुजों को अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस त्रिभुजों को अब हम लिख पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर हो जाएगा किसके, AD बटे DB के, तथा अब दूसरा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल अंत का है DE और C जो बराबर है किसके, AE बटे EC के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इसके बाद में यहां ध्यान से देखिएगा जो नीचे ऊपर जो त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है ADE और यहां पर भी है ADE, जो ADE त्रिभुज है ये ऊपर बना हुआ है, लेकिन हमें सवाल में यहां पर प्रमेय में पहले दिया हुआ था कि जो DE है वो BC के समांतर है, और क्लास 9th में आपको पहले से पढ़ने को मिला होगा कि समांतर रेखाओं के मध्य और एक ही आधार पर बने हुए जो त्रिभुज होते हैं वो बिल्कुल क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इस कारण से यहां पर दो त्रिभुज थे, देखिए कौन से, BDE, पहला था B फिर D और फिर E, और इसी प्रकार यहां दूसरा त्रिभुज है DE और C। तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्षेत्रफल में बराबर होंगे। इस कारण जो हमने ये दोनों समीकरण बनाए हैं इन दोनों में यहां पर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस कारण से अब यहां पर जब ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्षेत्रफल में बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि चाहे हम इस त्रिभुज के अलावा इस त्रिभुज का नाम लिख दें, यानी कि यहां पर हम इन दोनों त्रिभुज जो दिए हुए हैं इन दोनों को एक दूसरे के नाम से बदल भी सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो यहां पर इस दोनों त्रिभुजों का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों के बराबर होगा। इस कारण से इनका जो अंत में आया हुआ जो रिजल्ट है वो बराबर कहलाएगा। तो हम कहेंगे AD जो है वो AD बटे DB जो है वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, AE बटे EC के। तो यही हमें निष्कर्ष निकाल के लेकर आना था, और ये हमारा निष्कर्ष जो है सामने निकल चुका है। लेकिन ये हमने क्या किया था, यहाँ ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो हमने बराबर किए थे, किस कारण से, क्योंकि ये समांतर रेखाएं और एक ही आधार पर बने हैं। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि समांतर रेखा और
समान आधार पर बने त्रिभुज समान क्षेत्रफल वाले होते हैं। अब जब ये समान क्षेत्रफल के हैं तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी ई और सी के। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्षेत्रफल में बराबर होंगे, इसी कारण से हमने क्या किया था, अंत में इन दोनों को बराबर लिख दिया। तो आइए बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद की प्रमेयों को और इससे आगे आने वाले टॉपिकों को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।